बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बहस हुई। काबीना की तफसीलात बताते हुए वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने बताया कि काबीना ने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से निपटने के लिए हिकमत अमली इख्तियार करने पर गौर गौस किया और एक प्लान ऑफ एक्शन तरतीब देने पर जोर दिया गया। आपके इल्म है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस बात का अयादा किया था कि रवा हफ्ते यानी कल पीर से जो रियासती मशीनरी है उस सिलसिले में हरकत में आ जाएगी और इस सिलसिले में जो बिलखसूस अशिया ज़रूरी है जिनकी कीमतों में हम देख रहे हैं कि तेज़ी से इजाफा हो रहा है और मुल्क में महंगाई की एक नई लहर जो है वो उसने बहुत सी बेचैनी पैदा की हुई है। तो इस सिलसिले में काबीना इजलास के बाद एक खसूसी इजलास भी हुआ जिसकी सदारत भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने की और उसमें ये बताया गया कि जो दरामद शुदा चीनी और गंदम है उसकी पहुँच का शेड्यूल दिया गया और साथ में ये भी बताया गया कि ये अब आवाम में जब तकसीम होगी दरामद शुदा चीनी और गंदम तो इससे जो इस वक्त आटे और चीनी की बिलखसूस कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया उसमें कमी लाने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि टाइगर फोर्स और आज़ाद ज़राए से जो चीनी, आटा, सब्जियों के निर्ख हैं उस हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई और जैसे आपके इल्म में है कि आइंदा हफ्ते यानी इस हफ्ते को जिना कन्वेंशन सेंटर में जो टाइगर फोर्स हैं उनसे भी तबादला ख्याल किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे करेंगे और एक मैकेनिज्म तय किया जा रहा है और हमारी इतलात के मुताबिक कल इसकी तफसीलात भी शेयर की जाएंगी कि हुकूमत इस सिलसिले में क्या काम करेगी, क्योंकि आपके इल्म में है कि बहुत से जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिवॉल्व्ड हैं यानी सूबाई हुकूमतों के ज़ुमरे में आते हैं और आज के इस इजलास में उनकी नुमाइंदगी भी मौजूद थी और ये भी खबर सामने आई सिंध हुकूमत की जानिब से कि 16 अक्टूबर से जो गंदम है उसकी रिलीज भी शुरू हो जाएगी और नवंबर में जो गन्ने की क्रशन का भी आगाज होगा तो उससे जो हमारी लोकल चीनी है वो भी मार्केट में ज्यादा से ज्यादा दस्तयाब होगी। बारकैफ इस सियाको सबाक के साथ आज की नशिस्त में भी इन कंटिन्यूशन ऑफ आवर लास्ट नाइट शो हम यही गुफ्तगू करेंगे विद अ न्यू सेट ऑफ गेस्ट कि जो महंगाई की ताज़ा लहर है इसकी वजूहात क्या हैं और तदारुक के लिए बेस्ट मैकेनिज्म क्या हो सकता है। जो शख्सियत मेरे साथ शरीक गुफ्तगू का तौर में आपसे कर रहे थे तो हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। आप मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन किया। जबकि कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कैसर अहमद शेख साहब, आप मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम नवाज से आपका ताल्लुक है और कायमा कमेटी बराए खजाना के बड़े फाल मेंबर हैं और साबका दौर में नून लीग के दौर में आप इस कायमा कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके। दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। मैं आप लोगों की इजाजत से, अगर आफ्ताब भाई आपकी इजाजत से अपोजिशन से जरा गुफ्तगू का आगाज करूं। कैसर अहमद शेख साहब, सर बताइएगा, आपका तो इस हवाले से बड़ा एक्सपीरियंस भी है, ये क्या वजह बनी है कि महंगाई की ताज़ा लहर आई है और कीमतें बिल्कुल बेलगाम हो गई हैं। अंडे, आप चिकन का गोश्त देखें, आप सब्जियों के रेट देखें, इसमें होशरुबा इजाफा हो गया है। क्या कुछ सप्लाई साइड की वीकनेस है, क्या कोई मॉनिटरी पॉलिसीज ऐसी अपनाई गई हैं और हुकूमत की जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि रियासती मशीनरी एक्टिव होगी, हरकत में आएगी और ये अगर माफियाज हैं या कार्टल्स हैं, जखीरा अंदोज हैं, मुनाफाखोर हैं, इनके तदारक के लिए एक आनी हाथों से इनसे निपटा जाएगा। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप क्या सजेस्ट करेंगे मैकेनिज्म और हुकूमत की डायरेक्शन सही है इस महंगाई के अफरीद को काबू करने के हवाले से? कैसर शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अनवारुल हसन साहब, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने आवाम का, लोगों का रियल जो उनका प्रॉब्लम है उसको आज एड्रेस करने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अगर कैबिनेट मीटिंग की है तो ये मैं समझता हूँ एक अच्छी बात है कि कुछ जो हालात जिस बुरे तरीके से आवाम पिस रही है उसको शुक्र है इनको ख्याल तो आया और उस तरफ तवज्जो पूरी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो डायरेक्शन है ना वो डायरेक्शन इनकी टोटल गलत है। जिस डायरेक्शन पे ये जाना चाह रहे हैं इससे और महंगाई होगी। अगर मेरे आप पिछले प्रोग्राम देख लें, मैंने ये कहा था कि कभी किसी के ऊपर छापे मारने से, कभी ये कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी न करें। अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी ही नहीं होगी तो फ़र्ज़ करो 2 दिन तो कोई चीज़ मिल जाएगी, आगे तो ज़ख़ीरा ही नहीं होगा, आगे और वो महंगी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। इसके तो डिमांड एंड सप्लाई के मैटर है, इसके ये मैटर नहीं है कि आप जो लोकल डिस्ट्रिक्ट्स पे आप टाइगर फोर्स बना लें या लोकल डिस्ट्रिक्ट्स के उनके डीसीज को कहें कि प्राइस कंट्रोल करें। फ़र्ज़ कीजिए पाकिस्तान में 150
के करीब ज़िले हैं और उनके डीसी होंगे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जी। किसी एक ज़िले में बता दें कि उन्होंने कंट्रोल कर सकते हो, कर ही नहीं सकते। ये गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं कि वो छापे मारेंगे, ये बातें, बल्कि इसी से तो महंगाई हो रही है, डरा रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में महंगाई हुई पहले दिन से ही है क्योंकि इन्होंने तैयारी नहीं की थी, इनकी अहलियत नहीं थी। और हम इनसे पहले दिन से कहते रहे कि चार्टर ऑफ इकानमी करें, जो लोग जिनको पता है उनसे पूछ लें। चलो हमारे साथ ना करें, हम तो अपोजिशन वाले बहुत ही ख़राब हैं, हमने तो पैसे सारे लूट मार की है। अच्छा, चैम्बरों से कर लें, कारोबारियों से कर लें, जो कि फाइनेंस कमेटी में मुख्तलिफ आपकी पार्टियां हैं, उन्हीं से डिबेट ये करके कर लें, इसका कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से जा रहे हैं, क्या तरीक़ेकार है जो आसान मैं सा आपको तरीका है? लाजमी आप कहता हूँ और मुश्किल नहीं है, कुछ बताएंगे? अगले महीने मैं आपको तरीका देखिए ना, तरीका ये था, इन्होंने आते ही IMF के कहने पे 13.25% कर दिया रेट। और ये पूरी दुनिया की ना, मैं भी इकोनॉमिक्स में मैंने MA किया था 68 में। अच्छा, इकोनॉमिक्स में यही सिखाया जाता है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करेंगे तो महंगाई ख़त्म होगी। हालांकि पाकिस्तान में ये रूल अप्लाई नहीं होता, हमारे यहाँ कास्ट पुश इन्फ्लेशन है, यानी अव्वल तो इंपोर्ट का जो हुजम है हमारे यहाँ वो $65 अरब है, जो कि टोटल इकानमी $270 अरब है, 20-25% तो इम्पोर्टेड है। जब आप डिवैल्यू कर देंगे, 105 से 165 कर देंगे, तो वो बताइए कि क्या क्या होगा? महंगाई नहीं होगी तो क्या होगा? अच्छा, फिर वो कोई भी चीज़ आपके यहाँ है, बाहर पाकिस्तानी रुपए का तो रेट ही नहीं है, जो रेट होगा बाहर का रेट ज़्यादा होगा, वो स्मगल हो जाएगी। आपका चीनी का हुआ क्या? चीनी जो है, या अभी आटे का देख लीजिए ना, गंदम हमने 61 लाख टन हुकूमत ने प्रोक्योर की, वो किधर गई? वो स्मगल हो गई, वो इंडिया चली गई, वो अफगानिस्तान चली गई। और आप या चेक करें, या मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो मुझे और आइंदा भी नहीं रुकेगी, क्योंकि डॉलर 168 रुपये कर दिया, वो अब वापस करें, आप कह रहे हैं क्या करें, क्या वो 150 पे वापस लाएं। 3-4 रुपये इन्होंने वापस किए, 150 पे कम, ज़्यादा से ज़्यादा। ये कहते हैं ना कि हमने मसनूई डॉलर को रखा, इसमें भी कोई शक नहीं है कि किसी हद तक हमने मसनूई रखा, लेकिन वो ज़रूरत थी। असल चीज़ तो लोगों को आप क्या देना चाह रहे हैं, लोगों को क्या सहूलत देना है। फिर मैं ये कह रहा हूँ, एक तो मार्कअप रेट मैंने बताया, फिर मैंने आपको डिवैल्यूशन बताया जो हमने कर दी, जिसको वापस करना पड़ेगा। मार्कअप रेट बेहतर किया है, 13.25 से 7% हुआ है, ये 3-4% करना चाहिए इन हालात में, कोविड का मामला। अच्छा, फिर असल बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, इन्होंने आते ही लोगों को डरा दिया कि डॉक्यूमेंटेशन करो। ओ भाई, डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर करो, पहले हम अपने इदारों को ठीक कर लें। हमारे दौर में भी हमारे इदारे ऐसे थे, अब भी ऐसे हैं। किसी हुकूमत ने भी इदारों को नहीं पूछा, बार बार कारोबारियों पे क्रैश डाउन, और हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, और ये उनका सख्ती। मैंने अपने दौर में कहा था, मेरी रिकॉर्ड पे असम्बली में तकरीर है कि हर टेबल पर अंडर द टेबल काम हो रहा है, अंडर द टेबल पेमेंटें हो रही हैं। कैसर साहब, आपने अहम नुकात उठाए, मैं चाहता हूं इसका जवाब ले लें आफ्ताब जहांगीर साहब से, तो फिर हम मरहलावार इस गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। आपने रीजंस बता दिए। एक आध फिक्रा, सिर्फ एक आध फिक्रा बस सिर्फ देखिए ना, हमारे दौर में आखिरी हमने 3850 अरब रुपए कलेक्शन की, इन्होंने कहा हम 8000 अरब कर लेंगे। अब ये सारे साफ सुथरे लोग हैं, डॉलर भी 50% मतलब बढ़ गया, रुपया घट गया, तब भी रेवेन्यू तो उतना आ रहा, किधर गए साफ सुथरे लोग? हम तो चोर थे ना, वो तो सब चोरी कर रहे थे, लीकेज कर रहे थे, वो लीकेज भी ख़त्म हो गई। तो क्या हुआ? ना तो इकानमी आगे बढ़ रही, यानी GDP ग्रोथ जो है, तरक्की भी नहीं आगे हो रही, और पैसा किधर गया? वो पैसा भी तो पता करें ना। और ये जो अभी महंगाई, मैं आपको कह रहा हूँ कि इस तरीके अभी भी बैठ जाए, हम उनके साथ बैठने को तैयार हैं, मेरे से नहीं करें, मैं तो कोई अपोजिशन कहूँ, आप चैम्बरों से, कारोबारी की, इनके साथ सारे आपने सजेशन दी है। मैं कैसर भाई आपका दोबारा लौट के आऊंगा। आफ्ताब जहांगीर साहब, कैसर शेख साहब ने अहम नुकात उठाए, मार्कअप रेट की बात की है, डिवैल्यूएशन की बात की है, स्मगलिंग की बात की है, और डॉक्यूमेंटेशन, लोगों में डर खौफ फैल गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप ज़ाहिर बात है अवामी नुमाइंदा हैं, तो इरादी तौर पे तो आप नहीं चाहेंगे कि मुल्क में महंगाई हो, ज़ाहिर बात है उसकी नुकसान तो हुकूमत वक्त को सबसे ज़्यादा होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सीरियस नज़र आ रहे हैं। आज 2 इजलास हुए, काबीना के इजलास में डिस्कशन हुई, फिर एक स्पेशल इजलास हुआ, उसमें वज़ीर आला पंजाब सिंध के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। आप भी समझते हैं कि ये बहुत बड़ा इशू है और इसको कंट्रोल करने के लिए अब आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, जो शायद आपने पहले मेजर्स इख्तियार किए उससे नतीजा खेज साबित नहीं हो पाए? बहुत शुक्रिया अनवर कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया और कैसर शेख साहब जैसे सीनियर शख्स के साथ मुझे बिठाया। देखिए, कैसर साहब ने 3-4 चीज़ों की तरफ निशानदेही की।
पहले उन्होंने डॉलर की बात की। अच्छा, आपको ये पता होगा कि जब लास्ट हुकूमत में केयर टेकर हुकूमत थी, उसके अंदर एकदम 20-25 रुपए डॉलर की कीमत बढ़ाई गई। शमशाद अख्तर साहबा थी। जी, जी। तो उस पर कहा यह गया कि जी ये मुस्नई तौर पर रोक के रखा गया था डॉलर, और इसकी असल वैल्यू जो है वो 35-40 रुपये होनी चाहिए, 135-40 रुपीज़। जी। अच्छा, अब उसको जब आपने डॉलर को ओपन किया तो डॉलर अपनी सही सिम्त पे आ गया। अब पिछले 1-8 साल से आप देख रहे हैं कि डॉलर 55, 60, 65 इसके दरमियान घूम रहा है। अब तो उसको स्टेबल हो जाना चाहिए मार्केट को, क्योंकि ये तो है नहीं कि जी उनको ये नहीं पता कि जी आज कितने का होगा और कल कितने का होगा, लेकिन अब डॉलर 160-65 की तरफ है। तो अब एक तो ये, और ये सबकी राय ये थी, जितने मैं कारोबारी लोगों से मुलाकात मेरी होती है वो ये कहते थे कि जी अब ये डॉलर जो है वो अपनी सही है और ओपन है। अब ये कोई ज़बरदस्ती इसको रोकने की कोशिश नहीं की गई। ठीक है। ठीक, एक तो ये था कि अब बिजनेसमैन को भी पता है कि मेरा डॉलर कहाँ पे वेरी कर रहा है, तो वो उस हिसाब से अपना काम करेगा। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि जी डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा देखिए, हम 70 साल हो गए, आखिर हमें भी तो कहीं ना कहीं अपने आप को डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, उसमें जो मेजर्स लिए जा सकते थे वो लिए गए। अच्छा, उसमें कुछ लोगों को एतराज़ भी होगा, कुछ होगा, लेकिन वो एक सिलसिला चल रहा है। कुछ लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे, लेकिन डॉक्यूमेंटेड इकनॉमी तो होनी चाहिए ना। अच्छा, ये तो है नहीं कि जी एक आदमी तो टैक्स दिए जाए और दूसरा शख्स उससे ज़्यादा आमदनी कर रहा है और वो टैक्स ना दे। ये कैसे हो सकता है? दुनिया के अंदर टैक्स जब तक नहीं होगा, गवर्नमेंट रियासत चलती किससे? रियासत तो महसूलात से चलती है ना, रियासत तो टैक्सेस से चलती है। जो आप उनको देते हैं वही आपको वापस करते हैं और आपके ऊपर इस्तेमाल करते हैं आपकी चीज़ों के ऊपर, वरना और तो कोई उनके पास मेजर्स नहीं है। फिर ये है कि या तो आप कर्जा लेंगे, जो पिछली हुकूमतों ने कर्जा लिया वो आज हम पे बैक कर रहे हैं। अगर वो जो हमें जो बताया गया कि अगर हम कर्जा ना लेते, हमें चाइना, सऊदी अरब, यूएई ये दूसरे मदद ना करते, तो हम तो 10 दिन बाद दिवालिया हो जाते। लेकिन हमने लोगों से पैसे लिए, आईएमएफ के पास गए, उनके पास गए, तो अब ज़ाहिर बात है उनकी, जब हम किसी के पास हाथ फैलाते हैं तो शराइत भी फिर उन्हीं की होती है। तो ये शराइत का नतीजा भी है। बिल्कुल, ये देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जब तक हम उससे निकलेंगे नहीं, जब तक हम एक ज़िम्मेदार कौम की हैसियत से हर आदमी अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करेगा, वो ये समझता होगा कि यार मुझे टैक्स देना चाहिए, ईमानदारी के साथ देना चाहिए, है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी। लेकिन इसमें आफ्ताब भाई ज़ाहिर बात है कि लोग जो है ना टैक्स देना कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये तो लाजमी है रियासती कामों को चलाने के लिए। मेरा सवाल ये था कि एक ये भी नुक्ता आ रहा है कि जो सप्लाई साइड है उसमें तातुल रहा। अब देखिए, चीनी और आटा, गंदम आप लोगों ने दरामद की और आज बताया गया कि उसका शेड्यूल और उसकी पहुंच के बारे में, इसके दरमियान का जो पीरियड है, जो ये तातुल रहा है, स्पेशली टमाटर में भी, उसमें कीमत में को जो है पर लग गया। अच्छा देखिए, मैं एक चीज़, मैं फॉर एग्जाम्पल माहिरीन कह रहे हैं, अच्छा देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा वो हो जाएगा। अगर ये केपी के पंजाब और बलूचिस्तान की बात करें तो जी आपको हमारा फेलियर नज़र आएगा, ठीक, लेकिन सूबे सिंध के अंदर तो हमारा फेलियर नहीं होना चाहिए ना। वो तो अब होल 18वीं तरमीम के बाद सारी जिम्मेदारियां उसी के पास है। अच्छा, आज जो 16 तारीख को जो उन्होंने कहा है कि जी हम गंदम रिलीज़ करेंगे, ये उन्होंने पहली तारीख को क्यों नहीं किया? ये 10 दिन पहले भी कर सकते थे। ये वजारत खुराक का, विफाकी वजारत खुराक का सवाल बनता था कि बर वक्त अगर सवाल पूछ दिया जाता। मैं ये कह रहा हूँ कि ये असल में जो गैप, देखिए मैं आपको बताऊँ कि सियासत करें, बिल्कुल करें, हर एक को सियासत का हक है, लेकिन अवाम के ऊपर तो ना करें ना, समझे ना। अगर वफाक और सूबा जो है, जो जिम्मेदार हैं, जो इदारे हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेशन, तो अभी भी कह रहे हैं कैसर शेख साहब के बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन मसला ये है कि अब तो अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने हो गए, सियासी दांव-पेच चल रहे हैं। कैसर शेख साहब जैसे चंद लोग हैं जो, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तानियत की बारे में बात करते हैं, जो पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, कतई नज़र इससे कि किस पार्टी से हैं, लेकिन बरक्स इनके आज तक ये बता दें कैसर शेख साहब कि इनकी पार्टी से किसी शख्स ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कौमी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की हो। मुझे भी 2.25 साल हो गए, 2.5 साल होने वाले हैं। मैं आपको ईमानदारी की बात कर रहा हूँ कि जब भी हम गए उस पार्लियामेंट इजलास के अंदर, या तो अपने मुकदमात लड़े गए या नॉन इश्यूज़ के ऊपर बात हुई, और उसके बाद जो है एक दूसरे के ऊपर लान तान करके और वो इजलास को मुलतवी करवाया गया है। लेकिन ये कि ये नहीं कहा गया भाई अगर कोरम पूरा नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं अनवार में थोड़ी सी सियासी बात हो रही है, लेकिन क्योंकि ये ज़रूरी है, अगर मेरे पास 2 आदमी, मेरे मेंबर्स कम हैं, आप तो 50 आदमी मौजूद है ना,
आप कहें जी हम कोरम को चलने, हम इजलास चलाएंगे, हम इस इशू के ऊपर, पब्लिक के इशू के ऊपर पूरी बात करेंगे, है ना कि आप फौरन क्या करें कि जी पॉइंट आउट, कोरम पॉइंट आउट करें, उससे प्रॉब्लम होती है। कैसर शेख साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जाहिर बात है इसकी सप्लाई साइड की भी इश्यूज है। मैं चाहूंगा हमारी ऐसी गुफ्तगू हो कि जो आम आदमी ये गुफ्तगू सुन रहे उनको पता चल सके कि महंगाई को कैसे काबू पाया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि आपने मुझे मुबारकबाद भी दी, आपका शुक्रिया कि आपने असल इशू पे बात की, लेकिन आप देखें ना कि आपकी जमात जो है और अपोजिशन, आपका राइट है, आप एहतजाज करें, हुकूमत की खराब पॉलिसी उस पर नुक्ताचीनी करें, लेकिन जब जल्द से जुलूस होंगे, इंस्टेबिलिटी आएगी, कोविड का भी इशू है, तो ये जो मामलात है ये तो पसे पुश चले जाएंगे ना। आप तो डेडलाइन दे रहे हैं कि जनवरी से पहले आफ्ताब जहांगीर साहब की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। आज शिबली फराज साहब कहते हैं कि हमें कोई इशू ही नहीं है, अपोजिशन एहतजाज करे, ये तो अपने पैसे बचाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। तो सियासतदान तो इन मौजूआत पर आपस में एक दूसरे के आमने सामने हुए हैं, ये जो इशू हैं ये तो कहीं पसे पुश हमें नजर आते हैं। कैसर शेख साहब, ये आप दुरुस्त देखिए ना, जब से ये असम्बली कोई 1.25 साल हो गए शुरू हुई, पहले दिन ही आते हमने कहा, पहले बार ही कहा कि हम चार्टर ऑफ इकॉनमी करना चाहते हैं। असल में इनका गरूर इतना था या तकब्बर इतना था इनके लीडर्स का, ये तो हम सब के तरफ रोज़ इशारा करके कहते हैं ये तो चोर हैं, ये डाकू हैं, हम इनके साथ कैसे बैठे। मुझे तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के मसाइल, अच्छा चलो छोड़े, असम्बली में तो जो फाइनेंस कमेटी या इंडस्ट्री कमेटी या पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें तो थ्रेड बेयर डिस्कस होता है ना जी। वहाँ कोई चीज़ जो यूनानिमसली तय हो जाए ना, हमारे मुल्क का हमने सिस्टम क्या बना लिया, ये चीज़ें ये वहाँ पे ले आए ना, एजेंडे पे ले आए, हम वहाँ डिस्कस करें, चलो छोड़े बाकी जो भी इख्तलाफात चल रहे हैं। बात है ये मुल्क का मामला है, ये लोगों का मामला है, लोग परेशान हैं। जब हम जाते हैं अपने हलकों के, लोग हमें पूछते हैं कि क्या बना, आमदन देखे ना, तनख्वाहें तो बढ़ी नहीं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ी, और महंगाई इतने गुना हो गई। आज सेब के भाव पे हमें टमाटर मिल रहा है, और आप अंदाजा कीजिए सेब जिस भाव पे है उस पर टमाटर का भाव है। अभी बात ये, इसकी वजह क्या आपकी राय में, ये सप्लाई चेन में तातुल है? सप्लाई साइड कैसे होती, ये मैं आपको बताता हूँ ना अनवार, सप्लाई साइड तब ठीक होती है अगर हमारी प्रोडक्शन बढ़ती, इंडस्ट्री लगती। जब आपने एकदम 50-60% दी वैल्यू, एक इंडस्ट्री को 50 करोड़ की मशीनरी से पहले चलती थी, अब उसको 80-90 करोड़ की मशीनरी, कुछ तो वैसे मशीन महंगी हो गई, कुछ आपने डॉलर बढ़ा दिया, अब 90 करोड़ की मशीनरी ले 50 जो उसके मुकाबले वाला पहले 50 करोड़ में चला रहा है। सप्लाई साइड की बेहतरी की मैं बात कर रहा हूँ, कैसे हो। अच्छा, उसके बाद 13.25% मार्कअप भरे। अब सारी तो हार्ट मनी में 8 अरब, कोई किसी ने किसी से पूछा नहीं। अनवार इतना बड़ा स्कैम हुआ है, कोई स्कैम इससे बड़ा नहीं हुआ मेरे ख्याल में, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए पूरी, कि 8 अरब डॉलर की हार्ट मनी आई और उस दौरान डॉलर और रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो जो 1-2% पे तो ये उसका लैग इफेक्ट आ रहा है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो महंगाई है उसी की वजूहत डॉलर में वापस किए, उसका लैग इफेक्ट है कैसर शेख साहब, ये जो महंगाई है उसकी वजूहत बता, ये उसका मैं वही तो बता रहा हूँ। जब इतना आप महंगा करोगे, जब कोई इंडस्ट्री यहाँ लगेगी नहीं, सप्लाई आपने कही ना, सप्लाई चेन क्या है, जी। सप्लाई तो तब हो गई कि प्रोडक्शन आपकी बढ़े ना, किसी को कोई मार्जिन हो। जब आपने हर चीज़ हमने बढ़ा दी, हर चीज़ का मशीनरी अवेलेबल नहीं है, लैंड हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो इंडस्ट्री तो लगी नहीं। हमने पैसा उनको दिया जो सिर्फ हार्ट मनी में आए ना, 13.25% दे दी। हमें चाहिए ये था कि उनको इंसेंटिव देते जो रियल इन्वेस्टमेंट करते ना। सर एक फिक्स ब्रेक है कैसर साहब, मैं आपके पास दोबारा ही लौट कर आऊंगा, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए, वक्फा ले लीजिए। बारानी गंदम के काश्तकारों के नाम अहम पैगाम। बारानी इलाकों के काश्तकार गंदम की फी एकड़ ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए मंजूर शुदा अक़साम की काश्त 20 अक्टूबर तक 15 नवंबर तक मुकम्मल करें। मंजूर शुदा अक़साम: मरकज 19, बारिस 2009, दहरावी 2011, पाकिस्तान 2013, फतेह जंग 2016, एहसान 2016, बारानी 2017। काश्तकार मंजूर शुदा अक़साम का तस्दीक शुदा 40 से 50 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल करें और बीज के उगाव की शरह 85% से हरगिज कम नहीं होनी चाहिए। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब।
वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुल्क में जो महंगाई है इसका तदारुक कैसे मुमकिन है। कैसर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आफ्ताब जहांगीर साहब हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, कैसर शेख साहब कह रहे थे कि लोगों की, सरकारी मुलाजमीन की और पेंशनर्स की तो ना तनख्वाह बढ़ी ना पेंशन बढ़ी इस बजट में, लेकिन इन्फ्लेशन होगी। और मैं देख रहा था वर्ल्ड बैंक के भी चार्ट्स, वो इन्फ्लेशन में अफगानिस्तान, भारत, श्रीलंका और जो खित्ते के ममालिक हैं, हमारी इन्फ्लेशन उनसे ज़्यादा है और हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो उनसे कम है। अफगानिस्तान को इसलिए ये नहीं मैं बेंचमार्क बना रहा कि वो, इसलिए कि आमतौर पर तासुर ये लिया जाता है कि अफगानिस्तान एक कमज़ोर मईशत वाला मुल्क है, लेकिन हमारी इन्फ्लेशन उनसे ज़्यादा है, हमारा जीडीपी उनसे कम हुआ है। तो आप, क्योंकि ज़ाहिर बात है अवामी नुमाइंदा, आप लोगों की भी कुछ तजावीज़ होती हैं, आप देते हैं और उनको सुना जाता है? अच्छा देखिए, मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि मैं ये समझता था अनवर भाई कि पार्लियामेंट के अंदर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू होगी, कुछ हमारी तजावीज़ भी ली जाएंगी, कुछ होगा, लेकिन वहाँ पर जो सूरत हाल है वो आपके सामने। स्टैंडिंग कमेटी का उन्होंने कहा ना, स्टैंडिंग कमेटी में हो जाए थ्रेडबेयर एनालिसिस। अच्छा देखें, उसमें ये अच्छा बिल्कुल कैसर शेख साहब क्योंकि चेयरमैन भी रह चुके हैं स्टैंडिंग कमेटीज़ के, कि अगर ये वहाँ पर कोई भी आदमी, कोई भी शख्स वो इश्यूज उठा सकता है ना। कैसर शेख साहब उस पर वहाँ पे उठाते कि भाई ये हैं, ये तजावीज़ हैं या ये है, तो और उस पर ज़ाहिर बात है दोनों तरफ से जितनी भी पार्टीज़ हैं पार्लियामेंट की उसके। लेकिन आफ्ताब भाई, आप हुकूमत वक्त है, ड्राइविंग सीट में आप हैं, इसका नुकसान आपको पॉलिटिकल हिट आपको पड़ेगी, उनको नहीं पड़ेगी। देखिए मैं उनको तो ये फ्यूल मिल रहा है एहतजाजी जलसों के लिए। देखिए वो एहतजाज तो ऑपोजिशन का हक है ना, ये फ्यूल के तौर पे ना। अच्छा हाँ, ये बिल्कुल साबित हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक ऐसे पाकिस्तानी एक सीनियर पॉलिटिशियंस के, तो जब आप कहते हैं कि जी हम चार्टर ऑफ इकनॉमी करना चाहते थे, हम चाहे आपके साथ आगे का, तो जब आप उस कायमा कमेटी के अंदर बैठें और आपके पास कोई तजावीज़ हैं या आप कोई चीज़ उठाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको किसी ने रोका तो नहीं है। मैं जैसे हम दूसरी हमारी भी कायमा कमेटीज़ हैं, रेलवे की या इंफॉर्मेशन की, तो वहाँ हम कोई बात करना चाहते हैं, हालांकि वहाँ पे अपोजिशन के ये जो उन्होंने कहा हॉट मनी आए $8 अरब का, और ये फिर ज़ाहिर बात है अब आप लोगों ने रेट जो है कम कर दिया, 7 साढ़े 7 पर आ गए, और ये फिर आया पाकिस्तान में, लोगों ने अपने पैसे यहाँ पर हेज किए, मुनाफा कमाया और निकाल लिया। अच्छा देखिए, ये एक चीज़। दूसरा ये कि हमें तो जो किस्तें देनी थी ना वो भी तो हैं, हमें जो डॉलर्स आए तो उसके बदले में हमें जो हमने लिया हुआ था कर्जा, उसकी किस्तें भी हमने देनी थी। अगर ना देते तो एक और नई सूरत हाल का हम शिकार हो जाते। मैं फिर ये कहूँगा कि देखें, हमें ये चाहिए कि हमें इस वक्त हमारी जो सबसे मेन प्रॉब्लम है इस वक्त गवर्नमेंट की, सारी एहतजाज ये सब चीज़ें अपनी जगह पर, वो है आम आदमी को रिलीफ देना। वो कैसे देंगे? हाँ, उसके लिए देखिए, उसके लिए जिम्मेदारी जो है ना, वो सिर्फ हुकूमत के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि हमारी अपनी भी है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी आप भी जाएं टाइगर फोर्स के साथ, आप भी निकले कराची में, पूछे भाई ये क्या रेट है। मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि मैंने कल एक प्रोग्राम में भी ये बात कही कि जिन्होंने मुझे कहा कि ये टाइगर फोर्स, मैंने कहा टाइगर फोर्स का काम सिर्फ इतना है कि जो जिम्मेदारी इदारे नहीं पूरी कर रहे वो जिम्मेदारी पूरी करेंगे। जबकि मेरा और आपका एक सार्फ की हैसियत से भी मेरा हक है कि मैं जाऊँ, मैं एक दुकानदार से पूछूं कि भाई यहाँ पे आपने प्राइस लिस्ट नहीं लगाई, सरकारी नर्ख कहाँ है? हाँ, अच्छा ये अगर लगी हुई है तो जो कीमत आप मुझे दे रहे हैं इस लिस्ट के मुताबिक तो नहीं है। अच्छा, इसमें ना लड़ाई करने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है, रेलिवेंट जो इदारा है उसके पास जाके शिकायत करने की ज़रूरत है। और आजकल आप ज़रा सा सिग्नल तोड़ें, आप ज़रा सा किसी के साथ बदतमीज़ी करें, 2 मिनट के बाद वो पूरा वीडियो जो है ना वो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया, आप उसकी वीडियो बना लें, कहें कि जी मैं इसके पास आया था, मैंने इनसे सवाल किया है कि जी आपकी प्राइस लिस्ट किधर है और ये जो कीमत आप दे रहे हैं उस लिस्ट के मुताबिक नहीं है। अच्छा, जाहिर बात है वो जो प्राइस तय करते हैं इदारे, चाहे वो सूबे के हैं या वफाक के हैं, वो कुछ कैलकुलेशन करने के बाद ही तय करते हैं ना कि जी प्याज की कीमत ये होगी, चीनी की कीमत ये होगी, ये होगी। अब उसके बाद अगर वो चीनी उस प्राइस अमल दरामद का इशू है ना, तो वो अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि जब ये मेरा और आपकी जिम्मेदारी है तो अगर ये जिम्मेदारी जब आप और मैं पूरी नहीं कर रहे और प्रेशर जो है मैं और आप जो है वो गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं हुकूमत पे डाल रहे हैं, तो फिर हुकूमत उसके नेमुल बदल में ये कर रही है कि जो टाइगर फोर्स है, अच्छा टाइगर इदारों को अच्छा इदारे देखिए, अब मैं आप टाइगर फोर्स उसका हल नहीं। अच्छा अनवर, अदारे आप भी कहेंगे, हमें पता है कि इदारों की क्या सूरत हाल है। अगर इदारे अपना काम कर रहे होते तो ये सारी चीज़ें करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन मैं अभी कि आपसे पहले भी एक बात कर रहा था कि मैंने उस दिन किसी एक किसान से पूछा, उसने कहा कि आफ्ताब साहब आप हैरान हो गए कि हमारे यहाँ से भिंडी 5 रुपये किलो निकलती है और जब मार्केट में आती है तो 150 रुपये किलो हो जाती है। ठीक कह रहे हैं। तो अब वो जो बीच में ये सारा सिस्टम है
है, इसको कंट्रोल करना, इसको ही कंट्रोल करना। इसी के लिए तो आपको वोट पड़ा था। कैसा शेख साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो दरामदी चीनी और आटा है, ये मंगवाया जा रहा है, उसकी पहुंच का शेड्यूल भी आज मीटिंग में शेयर किया गया। आप समझते हैं ये जब आवाम को मुयस्सर आएगा तो चीनी और आटे की कीमत में कमी वाकया होगी, या आप समझते नहीं होगी, वो अपनी जगह पर ही खड़ी रहेगी कीमतें? अनवार, ये अपनी जगह पे खड़ी रहे तो बहुत बड़ी बात है। आज दुनिया की जो कीमत है उससे जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको तो कोई वारा नहीं है, कोई ज्यादा नफा ही नहीं है उसमें। क्या करेगा वो जो मंगाने वाला है? अब तो टीसीपी खुद मंगा रही है, वो मंगाएगी तो वो तो उनको दुनिया में कीमतें बढ़ गई हैं। और ये हमने डॉलर को ज्यादा, यानी हमने रुपए को ज्यादा डिवैल्यू कर दिया है। मैं आपको बताऊं, मतलब हमने एक स्टेप लिया, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, कश्मीर के लिए उसने बहुत ज्यादतियां की हैं, हमने स्टेप लिया कि उसकी तमाम चीज़ें बैन कर दी। हम समझे कि शायद इंडिया को नुकसान पहुंचेगा। अब वही चीज़ें इंडिया की दुबई और अफगानिस्तान से आ रही हैं, इंपोर्ट हो रही है, ज़्यादा कीमत पे आ रही है, हम कीमत ज़्यादा भर रहे हैं, आम आदमी को नुकसान हो रहा है। अब मैं बताऊं, चाइना और ताइवान, मैं कोई चाइना 50 बार गया 1972 से लेके 89 तक, मैं उनको बड़ा स्टडी किया। उन्होंने, बल्कि आज मैं ये बात करूँ ना तो आप शायद हंसेंगे, मजाक करेंगे, उन्होंने हम पाकिस्तानियों से बिजनेस करना सीखा। उनको बिजनेस का पता नहीं था। मैं चाइना ने 2 की और उन 70s की बात कर, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, उनका ताइवान और चाइना का बिजनेस सबसे ज्यादा है, दुश्मनी भी सबसे ज्यादा है, बिजनेस भी सबसे ज्यादा है। हमें अपना मफाद देखना चाहिए। तो आप महंगाई का पूछ रहे हैं क्यों हुई महंगाई? जब आप इंडिया से हर चीज बंद कर देंगे और वो थ्रू आएगी अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान तो हमने अलाउ कर दिया, ईरान से भी ले रहे हैं ना सर, अफगानिस्तान जा, ईरान से भी दरामद कर रहे हैं ना पाकिस्तान, दुबई से वही चीज़ दुबई के नाम से आ जाती है। अच्छा, एक बात मैंने ये की। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, मैं असल में कोई सजेशन देना चाहता हूँ कि हम लोग फ़ायदा उठाएं कि कैसे महंगाई को बेहतर करें। दूसरा, जो हमारा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है ना, अब बताइए छोटा कारोबारी, उसको तो क्योंकि हम कहते हैं कलेटरल यानी कोई ना कोई दो अपना असासा, तो तब हम लोन देंगे। लोन उसको बेचारे को बाजार में 25 से 30% साल का मिलता है, 2.5-3%, 4% महीने का मिलता है। अब हमने इंडिया में तमाम कर्जों का 22% छोटे कारोबारी को मिलता है। हमारे यहाँ 7%। असद उमर साहब ने हमारे साथ मिल के स्टेट बैंक में उनको कहा और कि वो ये सारा आप बताओ कि भाई ना तो छोटे सूबे के लोगों को मिलता है, यानी सिंध के इंटीरियर में या बलूचिस्तान में या KPK में, और ना छोटे ताजर को। अच्छा, वो बहुत काम कर सकते हैं, सप्लाई साइड बढ़ा सकते हैं, उनके पास पैसे ही नहीं है। वो अब 4-5% महीने में लेगा। आप बाजार में जाके चेक कर लीजिए, हर एक को पता है वो रेट ये। अब इंडिया में 22% टोटल कर्जे का छोटे को, ये चीजें हम क्यों नहीं कर सके? हमारे दौर में भी वो कम था, हमारे दौर में 8% था कौमी आमदनी का, अब ये और कम हो गया, 7% हो गया। उस बेचारे के लिए हमारा बहुत बड़ा छोटा बिजनेस, यहाँ जो बैठे हैं ना कैबिनेट में या इनके साथ, इनके पास तो बड़ी टीम है, कैसर शेख साहब, हफीज शेख साहब मुशीर खजाना है, डॉक्टर वकार मसूद साहब रेवेन्यू के वजीर आजम के मामले खसूसी हैं, डॉक्टर रजा बाकिर साहब हफीज शेख इजिप्ट से आए हैं, और एक बात, अगर हफीज शेख साहब मेरे मोहतरम है, गवर्नर हैं जी, सुन लीजिए अनवार, आपको पता होगा, कभी हफीज शेख साहब या ये जितने रिनाउंड लोग हैं ना, इनसे पूछिए कि कभी अपने कारोबार में जाके कितनी कामयाबी हो सकती है। किसी ने रिनाउंड लोग, ये कारोबार यहाँ पे जो मार्केटें हैं ज़रा डिफरेंट हैं, बात करना आसान है, थ्योरी आसान है। इन्होंने कोई, आपको कितने लोग ऐसे याद हैं जिन्होंने यहाँ कामयाब अपनी इंडस्ट्री लगाई हो या ट्रेड की हो, या बड़े बड़े जो हमें समझाने आते हैं, खुद अपने लिए तो पहले कामयाब हो जाएंगे, वो जाके मुलाजमतें ही करते हैं हमारे पास, इंडस्ट्रियों के पास। मैंने सेगमेंट को क्लोज भी कर रहा हूं, मैं आफ्ताब साहब आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन ये आइडिया थ्योरी है। आपने बड़ा अहम नुकता उठाया कि जो छोटे स्मॉल और मीडियम कारोबारी हैं, अगर उनको कर्जे का हो जाए, भी बड़ा वैलिड नुकता है, अगर उनको मिले तो वो भी सप्लाई साइड को इंप्रूव कर सकेंगे। सर, आपके पास तो बड़ी माशाल्लाह अच्छी टीम है इकोनॉमी की, ये उनसे भी सवालात आप लोग करते हैं, आप पार्लिमानी पार्टी के आप लोगों के इजलास होते हैं एज ए पार्लियामेंटेरियन। अच्छा जी, मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी कैसर भाई ने ये बात की कि जी आप चैम्बर्स के साथ बैठा करें, आप उनके साथ, आप यकीन करें, आपने खुद कवर किया है कि अभी पिछले दिनों बिजनेसमैन के वफ्द के साथ प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है। उससे पहले कभी आबाद वाले मिल रहे हैं, कभी के कंस्ट्रक्शन वाले मिल रहे हैं, और आए दिन मुलाकातें होती हैं। तो वो क्या सजेशंस देते हैं भाई? कुछ तो जो ये कह रहे हैं कि उनसे मुलाकातें करें, उनके साथ बैठें, मानी नहीं जाती, तो जब आप देखें, अगर वो मानी नहीं जा रही तो कम से कम वो बाहर निकल के कहें तो सही। अच्छा, जब हम हमारे साथ मिलते हैं वो कहते हैं कि जी बिल्कुल सही है,
वैसे आपको क्या, आपका मुशाहिदा क्या, सब सही है? अच्छा मुझे देखिए, आपका अपना भी मुशाहिदा है ना? मेरा मुशाहिदा ये है कि मईशत जो है वो सही है? वो मेरे ख्याल में वो सही नहीं है। नहीं, आपका ये मुशाहिदा? मेरा बिल्कुल ये, देखिए तो कोई हल भी आपके जहन में जल्दी से हल अच्छा बता दें, फिर हमने मैं क्लोज ये करना है। समझता हूँ कि हमें अपनी जिम्मेदारियाँ खुद निभानी होंगी, ठीक है। बहैसियत पाकिस्तानी। देखें, जब तक हम कुछ ऐसे सख्त मेजर्स नहीं लेंगे, ख़ास तौर पर इस ज़ख़ीरा अंदोज़ करने वालों के लिए, मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़, क्योंकि जब देखें, जब आप बैठते हैं लोगों के साथ, वो कहते हैं कि जी हर चीज़ अवेलेबल है। अब फॉर एग्जांपल अभी उन्होंने बताया, अभी गंदम भी अवेलेबल है, चीनी भी क्रैश आ जाएगा अभी पे नवंबर में आ जाएगा है। तो पाकिस्तान एग्रीकल्चर मुल्क है, और सारी चीज़ें, सारे वसाइल मौजूद होने के बाद तो ग़िज़ाई कमी होनी नहीं चाहिए। मतलब ये क्यों, वही मैं यही तो हैरान हूँ। तो जब इसके लिए या तो कोई इतने सख्त सजाएं होनी चाहिए कि अगर कोई शख्स पकड़ा गया, कोई चीज़ आदमी इस चीज़ में मुलविस पाया गया, तो उसको भी खौफ होगा कि यार भाई, अब उसके पास 6-6 महीने का, साल का तो उसने स्टॉक करके रखा होता है, और आर्टिफिशियल वो जो है वो बुरान पैदा करता है, फिर कीमतें बढ़ा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर, आपका कैसर अहमद शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कल मुतवक्की है अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वज़ीर खुराक जो है फ़खर इमाम साहब, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब और वज़ीर इंडस्ट्रीज़ हमाद अज़हर साहब जो है प्लान ऑफ एक्शन पेश करेंगे, जो आज मीटिंग में तय हुआ। कल भी हम इस हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये सबसे बड़ा इशू है और आवाम के लिए इस वक्त इशू नंबर 1 है कि जो ये महंगाई है इसको कैसे कम किया जा सकता है। इस पर हमने गुफ्तगू की। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो महंगाई के साथ साथ जो सियासी इरताश पाया जाता है इस पर भी ज़रा बात करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के एक सियासी दौपेच इस वक्त जारी हैं। कल मरीम नवाज साहब ने इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत जनवरी से पहले ही चली जाएगी। आज शिबली फराज साहब कहते हैं कि हमें तो कोई इशू ही नहीं है, जितने जलसे करते हैं वफाकी हुकूमत ने इजाजत दे दी है कि आप लोग जलसे करें, लेकिन कोविड-19 की वजह से SOPs को फॉलो करें। और भी दीगर इससे जुड़े मामला है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। छोटे से वक्फे के बाद वक्फा ले लीजिए। अक्टूबर का महीना हर साल आलमी सतह पर ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के तौर पर मनाया जाता है। हर साल लाखों खवातीन इस मर्ज की आगाही ना होने की वजह से मौत के मुंह में चली जाती हैं। ये मर्ज आमतौर पर खवातीन में पाया जाता है। बर वक्त तशखीस ना होने की वजह से जानलेवा साबित हो सकता है। अगर आपको सीने या इसके एतराफ में कोई गिल्टी या कोई तब्दीली महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करिए। वेलकम व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से शाहीन सबाई साहब, मारूफ तजिया निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, खैरियत से। अच्छा शाहीन सबाई साहब, आपसे जरा एक्सक्लूसिवली हम गुफ्तगू करेंगे। स्टार्ट करते हैं, चूंकि आप अमेरिका में हैं। आज काबीना में रूजवेल्ट होटल जो हमारी मलकियत है और PIA का है और उसका बड़ा चर्चा और नाम है, न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में मौजूद है, उसके हवाले से खबरें आई कि उसके ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं। आज शिबली फराज साहब वजीर इत्तलात कह रहे थे कि रूजवेल्ट होटल की मुकम्मल मलकियत पाकिस्तान ने हासिल कर ली है और अब ये बेचा नहीं जा रहा, बल्कि इसकी तो मुकम्मल मलकियत हमने हासिल कर ली है। आप बताइएगा सच क्या है? मीडिया में खबरें आई कि उनके ऑपरेशंस खत्म हो गए, 100 साल से ऑपरेशंस हो रहे थे। उन्होंने बड़े दिल गिरफ्तार होकर कहा कि तमाम लोगों का शुक्रिया जो इसका हिस्सा रहे। आज वजीर इत्तलात साहब कह रहे थे कि वो अब पूरी हमारी मलकियत हो गई है और उसके हवाले से ये जो खबरें ये बेबुनियाद हैं। कुछ इस हवाले से बताएंगे शाहीन सबाई साहब? बहुत शुक्रिया जनाब आपका। देखिए, रूजवेल्ट होटल की मलकियत तो बहुत सालों से हमारे पास है। हमारे जो सऊदी के शेयर थे, इसमें सऊदी गवर्नमेंट के शेयर थे, वो कई साल पहले हमने उनसे ले लिए थे और वो तो मुकम्मल तौर पे अब हमारे पास ये है। मगर जब से कोविड आया है और जब से ये सिचुएशन इकोनॉमी की यहाँ आई है, तो तमाम होटल जो है वो एक बहुत यानी डिप्रेशन का कह दें आप उसको, या रिसेशन का शिकार है, और उसमें रूजवेल्ट भी शामिल है। और वो बड़ी एक
अहम जगह पे है, सेंटर में है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन उसमें रेनोवेशन भी चाहिए। एक दफा पहले भी एक तकरीबन कुछ $100 मिलियन लगा के इसको दोबारा हर चीज नई की गई थी, कि शायद मुशर्रफ के जमाने में, जनरल मुशर्रफ के जमाने में हुआ था जी। और अब फिर मेरा ख्याल है शायद उसमें रिक्वायरमेंट है कि कई मिलियन, 50-60-100 मिलियन डॉलर फिर चाहिए उसको रिनोवेट करने के वो लिए। यही कह रहे थे आप लेकिन कतला अभी कलामी की क्योंकि इबादत के मार्केट, तमाम तर जो अभी कर्जे मार्केट उसकी में अदायगी के है, बाद अब इसकी पूरी मलकियत हमारे पास हो गई है, कोई कर्जे होंगे इसके, वो ये कह रहे थे, इस हवाले से बता रहे थे। नहीं, मलकियत तो हमारी टोटल है ही, हाँ बिल्कुल ठीक है ये, और ये कई साल से है, ये अभी नहीं हुई है, बहुत पहले हो चुकी थी। अच्छा, लेकिन वो खबरें आती हैं कि जी इसको बेचा जा रहा है, कोई खरीद रहा है, खसारा है, ये इश्यूज हैं, ये मुअम्मा क्या है? ये तो एक, आपने जैसे खुद कहा आप अमेरिका में रहते हैं, हमारे भी जाने का इत्तेफाक हो, ये तो एक एसेट है। तो इस हवाले से इस तरह की खबरें क्यों कर फिर मीडिया में सामने आ जाती हैं? क्या दाल में कुछ काला है या नहीं, सब ठीक मामलात हैं? देखिए, PIA का ओनरशिप है इसकी, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ओनरशिप है, और ये वाहिद PIA के जो डिफरेंट होटल्स है, एक पेरिस में भी इनका होटल है जी। रूजवेल्ट जो था वो, यानी मिल्किंग काउ जिसे कहते हैं, सबसे ज्यादा इससे फायदा होता था PIA को, और जब ये चलता है तो बहुत फुल रहता है, यानी बहुत ज्यादा इसकी डिमांड होती है, क्योंकि बहुत सेंटर जगह पे। मगर चूंकि जब से ये सारा रिसेशन आया है, सारा ये ट्रेवल खत्म हो गया है, सारे लोग आना जाना बंद हो गया है, तो सारे होटल्स की तरह इसका भी बुरा हाल है। मगर ये कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं कि जी बेच रहे हैं और दे रहे हैं और इसको दे रहे हैं उसको दे रहे हैं, ये सब मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स ज्यादा है इसमें। अच्छा। तो हकीकत कम है, क्योंकि गवर्नमेंट एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को क्यों बेचे जब इतना मिलियन ऑफ डॉलर हर साल के वहां से आते हैं। ठीक, चलें अब जरा मुल्क की सियासत की तरफ आते हैं। अमेरिका का तो ये हमने मामला आपसे पूछा है, ये मुझे बताइएगा कि कल मरियम नवाज साहबा का एक नशरी इंटरव्यू आया, वो बड़े कॉन्फिडेंटली कह रही थी कि हुकूमत जनवरी से पहले, क्योंकि इन्होंने जनवरी 2021 में लॉन्ग मार्च तय किया है APC ने, हुकूमत चली जाएगी, प्रेशर नहीं विथस्टैंड कर सकेंगे। और गुजरावाला में 16 अक्टूबर को पहला जलसा भी होने जा रहा है, उस हवाले से भी कुछ मामला चल रहे हैं अपनी ज़िले इंतजामिया के साथ, जिन्हें ग्राउंड में करने देना चाहिए इजाज़त वो नहीं दे रहे गालिबन, ये अब कहते हैं GT रोड पे करेंगे। हुकूमत के तर्जुमान जो है वो कहते हैं हमें वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट देयर जलसाज। आपसे मैं जानना चाहूंगा आप क्या समझते हैं? साथ में ये महंगाई का भी इशू है, आप पर आने से कबल हम इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तान में एक अपसर जाए है और एक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप? पाकिस्तान का सियासी माहौल किस तरह बनता दिखाई दे रहा है आपको, शाहीन सबाई साहब? देखिए, अभी मैंने डिस्कशन आपका कुछ देर सुना, कैसर शेख साहब थे और एक और हमारे दोस्त थे जी। बातें बिल्कुल ठीक कर रहे हैं सारे। असल गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ये है कि 2-3 लेवल पे ये महंगाई का मसला, जैसे उन्होंने भी बताया, होता है। एक तो सप्लाई एंड डिमांड अगर आप ठीक रखें तो कोई मसला नहीं है कि चीजों की कीमतें बढ़े। दूसरा ये कि जो प्राइसेस हैं उनको इम्प्लीमेंट लोकल गवर्नमेंट करती है। पॉलिसीज वगैरह तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन लोकल गवर्नमेंट जो करती है उनको टाइट करने की जरूरत है कि आप जरा चेक रखें। और तीसरा ये एक उसमें एक और फैक्टर है शायद जो उन्होंने मेंशन नहीं किया आपके पहले गेस्ट ने, वो है माफियाज और जो होर्डिंग करते हैं, जो पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाना चाहते हैं गवर्नमेंट को, वो भी शरारत करते हैं। उन पे भी नजर रखने की जरूरत है और उनको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये सब चीजें मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को भी पता है, सबको पता है, ये कोई इतना बड़ा साइंस नहीं है, हर एक जानता है कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। गवर्नमेंट को जरा टफ एक स्टैंड लेना चाहिए और सख्त तरीके से इसको करना चाहिए, तो वो कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि सप्लाई डिमांड का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हर चीज जो शॉर्ट होती है इम्पोर्ट कर ली जाती है। हमारे यहाँ तो पूरे पैदावार इतनी होती है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट को हम लोग खिलाते थे। बाकी जो आपने पॉलिटिकल जो बयान दिए हैं उन्होंने, देखिए उन्होंने अभी अपनी मूवमेंट शुरू कर रहे हैं वो जी, और मूवमेंट शुरू करने से पहले हाइप क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है कि हम ये कर देंगे, आसमान गिर जाएगा, जमीन गिर जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिमाका हो जाएगा। ये सब पॉलिटिकल एक गेम का हिस्सा है और होता है हर जगह, हर एक करता है ये। अब ये कहना कि जी जनवरी में हुकूमत चली जाएगी, अच्छा जी कैसे चली जाएगी ये तो किसी को नहीं पता।
आप, मेरा ख्याल ये है कि उनका इरादा ये है कि हम इतना सड़कों पे शोर मचा देंगे या ब्लॉक कर देंगे या शट डाउन कर देंगे पूरी इकोनॉमी को या पूरे मुल्क को, कि फिर वो आपके जो हमसाए हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है या खलाई मखलूक है या फौज है, जो भी आप नाम देना चाहें, वो मजबूर हो जाएंगे कि जो आके और इनसे कहे कि जी आप तशरीफ ले जाएं। तो ये अव्वल तो पॉसिबिलिटी बहुत मुमकिन नहीं है ये, क्योंकि अगर एजिटेशन की बेस पे हुकूमत को हटाना होती तो हम पहले भी देख चुके हैं, इमरान खान का धरना भी देख चुके हैं, 120 दिन का धरना भी देख चुके हैं। कोई गवर्नमेंट इस बेसिस पे नहीं जाती और ना भेजी जाएगी, और ना अब वो पॉलिटिकल इंटरनल और इंटरनेशनल पोजीशन सिचुएशन ऐसी है कि आप किसी गवर्नमेंट को इस बेसिस पे भेज देंगे कि आपके जुलूस जल से बहुत हो रहे हैं। तो ये तो एक एस्पेक्ट है उसका, इसमें हाइप ज्यादा है लेकिन सब्सटेंस नहीं है। अच्छा, ये दूसरी बात, अगर आप चले जी जी एक मिनट, अगर दूसरी ऑप्शन आप ये ले लें कि जी बिल्कुल ठीक कह रही है वो, चली जाती है गवर्नमेंट, तो जरा मुझे फिर इनसे ये भी कोई पूछ के बता दे कि जो उसके बाद कौन सी गवर्नमेंट आएगी। और अगर उनका कहना इलेक्शन होना हटाए, नए इलेक्शन कहाँ से हो सकते हैं सर इस सूरत हाल में, आजकल की सूरत हाल में कौन कराएगा नए इलेक्शन? और दूसरा ये कि अगर जो हटाएगा अगर वो खुद आके बैठ गया तो फिर इन लोगों का क्या होगा? वो तो फिर 10-10 साल के लिए बैठते हैं आके। किसी ने सोचा है कि इनको तो हटा देंगे, ठीक है, जबरदस्ती हटा देंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? ठीक, सही कह रहे हैं। ये बताइएगा गवर्नमेंट जो कॉन्फिडेंस है वो कहां से वो डिराइव कर रही है गवर्नमेंट? वो कह रही है कि वी आर नॉट बॉदर्ड इनको जलसे करने। कल भी इजलास हुआ और उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो जलसे जुलूस इन्होंने करने, ऑपोजिशन को बिल्कुल इजाजत होनी चाहिए, एसओपीज को फॉलो करे। कोविड में तो हुकूमत खुद फ्री हैंड दे रही है, आप समझते हैं ऑपोजिशन को कंफर्टेबल अपने आप को फील करती है? वो एतमाद कहां से डिराइव कर रही है गवर्नमेंट? क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज के अगर कॉमन मैन के हवाले से बात करें तो वो नताइज तो नहीं निकल रहे। अगर चीनी महंगी मिल रही है, डबल कीमत में मिल रही है, आटा महंगा मिल रहा है, आपको और अशिया जरूरिया महंगी मिल रही हैं, तो लोग तो जाहिर बात है जो है वो तो उसको, उसके प्रेशर को फील करेंगे। वो तो हुकूमत के लिए इतना कोई मुस्बत जज्बात नहीं रख रहे होंगे। देखिए, गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस तो इसी बात से आता है कि ये जलसे जुलूस तो एक डेमोक्रेटिक राइट है और होना चाहिए जी, और कि आप जलसे जुलूस कर लें विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ जो सिस्टम है उसके अंदर रह के आप करें, एसओपीज को ऑब्जर्व करें, गड़बड़ ना करें, सिस्टम को शट डाउन ना करें, वायलेंस ना करें, तो ठीक है आप करें जितने मर्जी जलसे जुलूस करने, तकरीरें ही करनी है ना, खाली तकरीरें करेंगे आप कर जाएंगे अगर सही तरीके से करेंगे जी। और गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस क्या आ रहा है कि जी जो लोग हटाने वाले हैं, यानी पिछले कई सालों में, दहाइयों में हमने देखा कि जी जब इस तरह के जुलूस जलसे लॉन्ग मार्च होते थे तो पीछे कोई ना कोई होता था उसके। और जैसे आपको याद हो, बेनजीर साहिबा ने एक लॉन्ग मार्च किया इस्लामाबाद के बॉर्डर से, वो राजा बाजार पहुंची और वो लॉन्ग मार्च खत्म हो गया और उसकी बेसिस पे हुकूमत खत्म हो गई जी। करने वाले अगर करवाते हैं, अगर कोई पीछे बैठे हुए करवाते हैं लोग, तो फिर तो उसका असर होता है। अगर कोई पीछे नहीं हो और कहे कि जी हमने बिल्कुल इंटरवीन नहीं करना और हम न्यूट्रल है, आप पॉलिटिक्स करें जो भी करना है, तो फिर जलसे जुलूस का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनको पता है कि पीछे जो बैठे हैं उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इंटरवीन करने में। गवर्नमेंट ठीक है, कॉन्फिडेंस है, आप जलसे जुलूस करें, लेकिन आप लॉ को ब्रेक ना करें, वायलेंस ना करें और शटडाउन, इकोनॉमी को शटडाउन ना करें, नुकसान ना पहुंचाए, बाकी जो करना है करें। अच्छा, कल उन्होंने ये भी कहा मरियम साहबा ने कि जो हमारे स्टेक होल्डर, जो हमने मुज़ाकरात जो है करने वो आवाम से कर रहे हैं, हमने किसी और स्टेक होल्डर से नहीं करने। जाहिर बात है, जैसे आपने कहा हमारा एक माजी है, सियाको सबाक है, और जैसे आपने कहा मार्चेस पहले भी हुई थी, लॉन्ग मार्च हुई, ट्रेन मार्च हुई, धरने हुए, और जाहिर बात है उस हवाले से मीडिया में यही बात आई थी कि उन्हें कोई ना कोई पुष्पनाई हासिल थी। कल उनका ये भी दावा था कि जी ये तो अब हमारा जो डायलॉग है वो बराह रास्त आवाम से होगा, आवाम की ताकत से आएंगे। तो ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये उन्होंने हाइप क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं, लोगों को चाह रहे हैं कि वो इस हवाले से उठे और उनके साथ चलें। ये जो ट्रेजेक्टरी आर्गूमेंट की, इसको इसलिए इस तरह बेस किया गया है कि आवाम से हम मुज़ाकरात करेंगे। देखिए, अभी आपने एक इंटरव्यू भी मरियम नवाज साहिबा का सुना होगा, अभी 1-2 दिन पहले ही आया है वो,
और उसमें उन्होंने एडमिट किया कि जी हमारे सारे जो मुज़ाकरात हो रहे थे बैकग्राउंड में और पीछे बैक स्टेज पे और शहबाज शरीफ साहब वो कर रहे थे, वो सब फेल हो गए। ये उन्होंने एडमिट किया और मैंने उनको भी, और उसमें उन्होंने कहा कि जी जब ये सब खत्म हो गया तो अब उनका कोई रोल नहीं रहा, अब हमने टेक ओवर कर लिया ये पार्टी को और अब हम कन्फ्रंटेशन करेंगे। तो ये तो उन्होंने एडमिट कर लिया कि जी पहले जितने मुज़ाकरात उनसे हो रहे थे वो एस्टेब्लिशमेंट से हो रहे थे मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो अब ये सियासी बयान है कि जी अवाम से करेंगे। अवाम से हर एक आदमी हर वक्त करता रहता है डायलॉग। जब आप टीवी पे बैठ के बयान देते हैं वो भी आप अवाम से बात कर रहे होते, उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि हमने देखा कि जब नवाज शरीफ आ रहे थे और जब बड़े बड़े इवेंट थे तो कोई अवाम नहीं आए। शहबाज शरीफ को पकड़ के जेल चला गया, कोई अवाम नहीं आए। बाकी जो उनका ख्याल ये है कि एक तो वो यूज करेंगे मौलाना साहब के मदरसों के बच्चों को और दूसरा वो यूज करेंगे अवाम का जो इस वक्त परेशानी है महंगाई की। लेकिन ये अवाम का भी सोचने का ख्याल है, अवाम की भी बात है कि क्या महंगाई की वजह से वो इस गवर्नमेंट को हटा के दोबारा उनको ले आए जिनको निकाला गया बड़ी मुश्किल से। ये बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन जाहिर बात है हुकूमत के लिए फिर क्या आप क्या उन्हें तजवीज़ देंगे कि हुकूमत के लिए प्रायोरिटाइज अपनी जो प्रायोरिटीज़ है वो क्या होनी चाहिए? उनका ये बयानिया आप समझते हैं ये उनको डिविडेंड दे रहा है कि ये अब्बू बचाओ मुहिम है या ये बाहर जो इनके असासे हैं उनसे या रिलीफ लेने के लिए तमाम तहरीक चल रही है, ये अवाम के इश्यूज़ को एजिटेट नहीं कर रहे? ये बयानिया हुकूमत को डिविडेंड दे रहा है या उनका ये बयानिया कि अब 2.5 साल हो गए हैं, हमने जो वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए अपनी रफ्तार को बेहतर कर रहे हैं, अपनी तरजीहात पे नजरसानी कर रहे हैं? कौन सा बयानिया हुकूमत को ज्यादा सूट करेगा मौजूदा हालात में? देखिए, हुकूमत को तो बयानिए की बजाय प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की जरूरत है और इफेक्टिव स्टेप्स लेने की जरूरत है। खासकर ये जो अवाम की जो परेशानी है, महंगाई के मसले हैं, बिजली के बिल है, लोगों को गैस नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, कराची के जो हालात हैं, इनको एड्रेस करने की जरूरत है और सीधे सी जरूरत है। वो उनको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि जिस जलसा निकल रहा है या जुलूस हो रहा है या तकरीर हो रही है या टीवी पे कोई इंटरव्यू कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल प्रायोरिटी उनकी ये होनी चाहिए और अगर ये एड्रेस वो कर रहे हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने आज की दो मीटिंग थी, कल भी हमने सुना है कि कुछ वो ऐलान करेंगे और इफेक्टिव प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी लेंगी और फेडरल गवर्नमेंट भी देगी। तो लोगों को अगर ये रिलीफ मिलना शुरू हो गया और उनको समझ में आ गई कि ये काम कर रही है गवर्नमेंट और हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, तो फिर तो इनके बैलून से, अपोजिशन के बैलून से हवा ही निकल जाएगी। कोई और इश्यू ही नहीं है फिर, सिवाय इसके कि फिर हमें माफी दे दो और अब्बू को बचा लो और इसको, तो वो तो नैरेटिव चलता नहीं है और ना चला है अभी तक। हुकूमत की ये शाहिद साहब, आपने जाहिर बात है डिलीवरी अगर होगी बेहतर तो लोग मुतमईन होंगे, ज्यादा जमहूरी हुकूमत है। हुकूमत की जो इकनॉमिक टीम है आपकी इस हवाले से क्या राय है? वो तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथेड नजर आती है। मुशीर खजाना हफीज शेख साहब हैं, डॉक्टर वकार मसूद साहब वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए रेवेन्यू है, डॉक्टर रजा बाकिर साहब स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, इसके अलावा जो है वो और भी उनके हमाद अजहर साहब उनके मिनिस्टर हैं, इंडस्ट्रीज़ के इकनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर खुसरो बख्तियार हैं। तो टीम तो बहुत बड़ी इकट्ठी की हुई है। क्या वजह है कि ये जो महंगाई है या जो इश्यूज है, इकोनॉमिक इश्यूज, वो हल नहीं हो पा रहे? आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, आपने बिल्कुल कहा कि टीम उन्होंने बड़ी अच्छी जमा की हुई है। मेरे ख्याल में ये टीम एक टेक्नोक्रेट की टीम है, ये कोई पॉलिटिकल टीम नहीं है। अच्छा, सारे के सारे लोग, कोई IMF से आया है, कोई इधर से आया है, कोई उधर से आया है, कोई एक्सपर्ट है, कोई बैंक का एक्सपर्ट है, कोई क्या है। इनको पॉलिटिकल जो जरूरियात है इमरान खान साहब की, जो पॉलिटिकल उनको बैकलैश फेस करना पड़ता है, उसका कोई फिक्र नहीं है। वो अपना जो करना होता है करे जाते हैं, कभी रेट बढ़ा देते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं मैं रिलीफ देने जा रहा हूँ, ऐलान आ जाता है कि जी 3 रुपए हमने और बढ़ा दिया। यानी ये जो एक थिंक जिसे कहते हैं ना, द पॉलिटिकल टीम एंड द टेक्नोक्रेटिक टीम इज नॉट इन सिंक विद ईच अदर ऑन दीज इन इश्यूज। और आप समझते हैं उनकी जमात में ऐसे पॉलिटिकल क्रेडिबल मेंबरान मौजूद हैं? नहीं, मौजूद है, लेकिन वो काम तो सारे फैसले तो वो कर रहे हैं ना। गवर्नर स्टेट बैंक है या हफीज शेख साहब है। हफीज शेख साहब का क्या पॉलिटिकल इंटरेस्ट है और क्या उनको शौक है कि वो महंगाई कम करके इमरान खान को पॉपुलर करें या नहीं करें?
वो तो जो उनकी समझ में आती है करते हैं, जो ऊपर से शायद ऑर्डर आते होंगे वो करते होंगे। लेकिन ये टीम लीडर तो कैप्टन ये- ऑफ द शिप तो प्राइम मिनिस्टर साहब है ना सर, कैप्टन ऑफ द कैबिनेट। जी बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ये चाहिए कि जी अपनी टेक्निकल टीम, टेक्नोक्रेट टीम और पॉलिटिकल टीम और इन दोनों के जो थिंकिंग है उनको इन सिंक लाएं कि ये लोगों का भी फायदा हो और आपका काम भी सही चले। ये जरूरी है और ये पॉलिटिकल लोग कर सकते हैं, जो कि आप हमने ये देखा कि जी वो 4-5 हुकूमतों के साथ जो ब्यूरोक्रेट थे वो आके फिर अब दोबारा यहाँ बैठ गए। पहले उन्होंने क्या हालात किए हमारे, और अब इनके साथ भी वही आकर बैठ गए हैं तो फिर वही हालात करेंगे। तो ये एक मतलब गैप है इनके थिंकिंग में और परफॉर्मेंस। इस तरफ सोचने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया शाहीन सबाई साहब, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की, आप वाशिंगटन से हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, जाहिर सी बात है बहुत से सवालात हैं जो जहनों में उठ रहे हैं। हुकूमत चूंकि ड्राइविंग सीट पर होती तो ज़्यादा सवालात हुकूमत से मुतल्लिक ही होते हैं। अब देखना यह है कि कल इस हवाले से क्या ऐलानात होते हैं। हम कोशिश करेंगे कल हुकूमत की जो कोर टीम है जो फैसले कर रही है महंगाई पर काबू पाने के लिए, उनके मिनिस्टर को यहाँ मदऊ किया जाए। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो आएंगे और इस हवाले से जो सवालात हमने 2 दिन में उठाए हैं उनके सामने रखेंगे, सियासत पे भी नजर रखेंगे। कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी प्रेसिडेंट टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।